अच्छे होंगे। दोस्तों, इस यूट्यूब परिवार के साथ मिलकर हमारी टीम लगातार भारत की जातियाँ, उनकी उत्पत्ति, उनके वंशज और इतिहास के सुनहरे पन्नों में उनके बारे में क्या लिखा है, इन सभी मुद्दों पर प्रतिदिन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, प्रतिदिन हम किसी एक जाति की उत्पत्ति, उनके वंशज और इतिहास के बारे में, उनके वंशज के लोगों के बारे में क्या लिखा है, इन सभी मुद्दों पर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोंड समुदाय का। गोंड समुदाय, गोंड जाति किस वर्ग के अंदर आती है और भारत की मूल रूप से ये जाति थी या अन्य किसी स्थान से आकर भारत में बसी थी, और इनके जो वंशज थे उनका इतिहास में क्या योगदान रहा और किस प्रकार की कल्चर ये आज वर्तमान में रखते हैं, इन सभी बातों को आपके साथ डिस्कस इस यूट्यूब परिवार के साथ मिलकर हम करेंगे। दोस्तों, सभी दोस्तों का बहुत अच्छा रिस्पांस इस यूट्यूब परिवार को मिल रहा है और लगातार आशा करते हैं इसी प्रकार का रिस्पांस इस परिवार के प्रति सदा आप बनाए रखेंगे। दोस्तों, शुरू करते हैं गोंड समुदाय, गोंड जाति का इतिहास, उसकी उत्पत्ति, वंशज और उनके जो वंशज थे उन्होंने इतिहास में क्या योगदान दिया। गोंड समुदाय भारत की एक प्रमुख प्राचीन समुदाय है जो कि भारत के कटी प्रदेश, विंध्य पर्वत, सिवान, सतपुड़ा पठार, छत्तीसगढ़ मैदान में दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम में गोदावरी नदी तक फैले हुए द्रविड़ परिवार की एक कबीला है जो संभवतः 5वीं-6वीं शताब्दी में दक्षिण से गोदावरी के तट को पकड़कर मध्य भारत के क्षेत्रों में फैल गई थी। आज भी मोदियाल गोंड जैसे समूह है जिनकी जातीय भाषा गोंडी है, जो द्रविड़ परिवार के हैं और तेलुगु, कन्नड़, तमिल आदि बोलते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कई प्रकार की शैलियाँ चलती है जिसमें एक द्रविड़ शैली भी है जो दक्षिण भारत की है, और गोंड समुदाय या गोंड जाति के लोग जो है वो गोंडी भाषाएं बोलते हैं, और इसके अलावा तेलुगु, कन्नड़ या तमिल भाषाएं जो दक्षिण भारत की भाषाएं हैं उनका उपयोग करते हैं। ऑस्ट्रोलॉइड नस्ल की कबीलों की भांति विवाह संबंध के लिए गोंड भी सर्वत्र 2 या अधिक बड़े समूहों में बटे रहते हैं। एक समूह के अंदर की सभी शाखाओं के लोग भाईबंद कहलाते हैं और सब शाखाएं मिलकर एक बहिर्विवाही समूह बनाती है। भीतरी भागों में विवाह पूरे ग्राम समुदाय द्वारा संपन्न होता है और वही सब विवाह संबंधी कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऐसे अवसर पर कई दिनों तक सामूहिक भोज और सामूहिक नृत्य गान चलता रहता है। हर त्यौहार तथा उत्सव का मदपान आवश्यक अंग है। वधु मूल्य की प्रथा है और इसके लिए बेल तथा कपड़े दिए जाते हैं। तो ये गोंड जो जाति है उसकी कल्चर्स के बारे में हमने कुछ बात की है कि कोई भी त्यौहार, कोई भी फेस्टिवल अगर गोंड जाति मनाती है तो इसमें जो नशीले पदार्थ है, मद्यपान है, वो आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार किया जाता है। और अगर शादी विवाह का है तो वधु मूल्य दिया जाएगा, मतलब जिस भी लड़की का विवाह होता है लड़के वाले उसके लिए पैसे देंगे। इसके अलावा बेल तथा कपड़े भी दिए जाते हैं। गोटुल का गोंडों के जीवन पर बहुत प्रभाव है। बस्ती से दूर गांव के अविवाहित युवक एक बड़ा घर बनाते हैं जहां वे रात्रि में नाचते हैं, गाते हैं और सोते हैं। एक ऐसा ही घर अविवाहित युवतियां भी तैयार करती है। बस्तर के मारिया गोंडों में अविवाहित युवक और युवतियों का एक ही कक्ष होता है जहां वे मिलकर नाच गान करते हैं। गोंड खेतीहर है और परंपरा से दहिया खेती करते हैं जो जंगल को जलाकर उसकी राख में की जाती है। दोस्तों, आपको पता होगा प्रारंभ में जो खेतियों का वर्गीकरण था उसमें एक दहिया खेती थी। दहिया खेती का मतलब होता था जिस जगह खेती करनी होती थी उस जगह को जला दिया जाता था ताकि जो राख है वो उर्वरक के रूप में काम कर पाए। जब एक स्थान की उर्वरता तथा जंगल समाप्त हो जाता था तब वहां से हटकर दूसरे स्थान को चुन लेते थे, किंतु सरकारी निषेध के कारण ये प्रथा बहुत कम हो गई थी, क्योंकि ये जो जंगलों को जलाने का काम था वो सरकारी धीरे धीरे जो ब्रिटिश काल है उसके बाद भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद ये जो जंगलों को जलाने की प्रक्रिया थी, दहिया खेती थी, उसको समाप्त करने की ओर कदम बढ़ाए गए, क्योंकि इससे पर्यावरण को भी नुकसान होता था और जंगलों की आबादी धीरे धीरे घट रही थी। समस्त गांव की भूमि समुदाय की संपत्ति होती थी और खेती के लिए व्यक्तिगत परिवारों को आवश्यकता अनुसार दी जाती थी। दहिया खेती पर रोक लगने से और आबादी के दबाव के कारण अनेक समूहों को भारी क्षेत्रों तथा मैदानों की ओर आना पड़ा, किंतु वन प्रिय होने के कारण गोंड समूह शुरू से ही खेती की उपजाऊ जमीन की ओर आकृष्ट न हो सके और धीरे धीरे बाहरी लोगों ने इनके इलाकों की कृषि योग्य भूमि पर सहमतिपूर्ण अधिकार कर लिया। इस दृष्टि से गोंड की बड़ी उपजातियां मिलती है। तो एक तो वह जो सामान्य किसान और भूमिधर हो गए जैसे कि राजगोंड, रघुवल, डंडवे और कुतुल गया गोंड। दूसरे वे थे जो मिले जुले गांवों में खेती मजदूरी जैसे भांड झोंकने, पशु चराने और पालकी ढोने जैसे सेवक जातियों के रूप में काम करते थे। गोंडों का प्रदेश गोंडवाना के नाम से भी प्रसिद्ध है, जहां 14वीं तथा 17वीं शताब्दी में राजगोंडा राजवंश के शासन स्थापित थे, किंतु गोंडों की छिटपुट आबादी समस्त मध्य प्रदेश में है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार राज्यों में से प्रत्येक में 2 से लेकर 4 लाख तक गोंड है। वास्तव में गोंडों को शुद्ध रूप में एक जनजाति कहना कठिन है। इनके विभिन्न समूह सभ्यता के विभिन्न स्तरों पर है और धर्म, भाषा और वेशभूषा संबंधी एकता भी इनमें नहीं है। न कोई ऐसा जनजातीय संगठन है जो सब गोंडों को एकता के सूत्र में बांधता हो। उदाहरणार्थ राजगोंड समाज क्षेत्रीय है। ये समाज गोंड से भिन्न है और इनका इतिहास बहुत पुराना है और रहस्यमय हो चुका है। इनका इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। राजगोंड हिंदू धर्म से संबंधित है, कुछ ने इस्लाम को चुना था। मतलब जो गोंड समुदाय था जिसके अंदर एक राजगोंड था उसने हिंदू धर्म से संबंधित है और कुछ ने इस्लाम को चुन लिया था। राजगोंड राजों का भारत में महत्वपूर्ण स्थान है।
जिसका मुख्य कारण है इनका इतिहास। 14वीं और 18वीं शताब्दी के बीच गोंडवाना में अनेक राजगोंडा राजवंशों का दृढ़ और सफल शासन स्थापित था। इन शासकों ने बहुत ही से दृढ़ दुर्ग तालाब तथा स्मारक बनवाए और सफल शासकीय नीति तथा दक्षता का परिचय दिया। इनके शासन की परिधि मध्य भारत से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक पहुंचती थी। 15वीं शताब्दी में 4 महत्वपूर्ण गोंड साम्राज्य थे, जिनमें खेरला, गढ़मंडला और देवगढ़ और चंदागढ़ प्रमुख थे। गोंड राजा भक्त बुलंद शाह ने नागपुर शहर की स्थापना कर अपनी राजधानी देवगढ़ से नागपुर स्थानांतरित किया था। गोंडवाना की प्रसिद्ध रानी दुर्गावती राजगोंड राजवंश की रानी थी। गोंडों का नाम प्राय खोड़ों के साथ लिया जाता था, संभवतः कि उनके भौगोलिक सानिध्य के कारण। राजगोंड का इतिहास उतना ही पुराना है जितना इस पृथ्वी ग्रह पर मनुष्य, परंतु लिखित इतिहास के प्रमाण के अभाव में खोज का विषय है। यहाँ गोंड कबीलों के प्राचीन निवास क्षेत्र आदि के साक्ष्य उपलब्ध है। गोंड समुदाय द्रविड़ वर्ग के माने जाते हैं, जिनमें जाति व्यवस्था नहीं थी। गहरे रंग के ये लोग इस देश में कोई 5 से 6 हज़ार वर्ष पूर्व से निवासरत है। एक प्रमाण के आधार पर कहा जा सकता है कि गोंड समुदाय का संबंध सिंधु घाटी की सभ्यता से भी रहा है। गोंडवाना रानी दुर्गावती के शौर्य गाथों का आज भी गोंडी, हल्बी व भतरी लोकगीतों में बड़े गर्व के साथ गाया जाता है। आज भी कई पारंपरिक उत्सव में गोंडवाना राजों के किस्से कहानियों को बड़े चाव से सुनकर उनके वैभवशाली इतिहास की परंपरा को याद किया जाता है। विभिन्न हिस्सों में अपने अपने राज्य विकसित किए, जिनमें से नर्मदा नदी बेसिन पर स्थित गढ़मंडला एक प्रमुख गोंडवाना राज्य रहा। राजा संग्राम सिंह इस साम्राज्य के पराक्रमी राजाओं में से एक थे, जिन्होंने अपने पराक्रम के बल पर राज्य का विस्तार व नए नए किलों का निर्माण किया। राजा संग्राम सिंह की मृत्यु के पश्चात कुंवर दलपत शाह ने पूर्वजों के अनुरूप राज्य की विशाल सेना में इजाफा करने के साथ साथ राज्य को सुनियोजित रूप से विस्तार व विकास किया। गुबारा के राजा का इतिहास। 17वीं ये भी इतिहास दोस्तों इसी गोंड जाति के समुदाय के साथ जुड़ा हुआ है। 17वीं शताब्दी के समय गोंड राजा प्रताप सिंह जूदेव गुबरा नरेश का उल्लेख मिलता है। यह बहुत ही बुद्धिमान व प्रतापी राजा थे। ग्राम गुबारा से 2 मील दूर प्रसिद्ध स्थान सिंध बाबा मंदिर जो राजा प्रताप सिंह जूदेव ने बनाया था, यहाँ पर आज भी 15 जनवरी को बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है। राजा प्रताप सिंह जूदेव ने अपने जीवन में बकल में एक बहुत बड़ा अखिल भारतीय राजगोंड क्षेत्रीय भाषा का सम्मेलन सिहोरा बकल में करवाया था, जिसमें 30,000 राजगोंड भाई उपस्थित हुए। यह बहुत बड़ा सम्मेलन माना जाता है। उस समय राजा प्रताप सिंह जूदेव मध्य प्रदेश सभापति थे और वह गोंडी और हिंदी भाषाएं बोलते थे। गोंड एक विशाल वन क्षेत्र में रहता था, जिसे गोंडवाना के नाम से भी जाना जाता है, पर वहाँ पर जूम की खेती की जाती थी। बड़ी गोंड जनजाति को कई अन्य छोटे कुलों में विभाजित किया गया है और उनमें एक पहाड़ या नदी के पास बसाया गया था, जिसमें बाद में घने जंगलों से मजबूत किया गया। प्रत्येक बड़े गोंड जनजाति के राजा विभाजित थे और उनके अलग अलग या राय थे। उस समय जब दिल्ली के सुल्तानों का पतन हो रहा था, तो कुछ बड़े गोंड साम्राज्य पर छोटे गोंड सरदारों का कब्जा हो गया। गड्ढा कटाहन लगभग 17,000 रियासत वाला एक समृद्ध राज्य, जिसका उल्लेख अकबर ने भी किया गया था। ये एक समृद्ध राज्य था जिसमें हाथियों को भारी मात्रा में धन अवशोषित कर लिया गया था। इसमें बड़ी मात्रा में सिक्के थे। गोंडों का भारत में महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका मुख्य कारण है इनका इतिहास। 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच गोंडवाना में कई गोंड राजवंश का दृढ़ और सफल शासन स्थापित हुआ। इन शासकों ने बहुत से दृढ़ दुर्ग, तालाब और स्मारक इमारतें और सजीले घोड़े और कारखाने का परिचय दिया था। इनमें से एक शासन की परिवहन मध्य भारत से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक की आपूर्ति थी। 15वीं शताब्दी में 4 महत्वपूर्ण गोंड साम्राज्य थे, जिसमें खेरला, गढ़मंडला, देवगढ़ और चंडागढ़। ये जो 4 थे साम्राज्य, वो गोंड साम्राज्य के मध्य भारत के अंदर काफ़ी प्रचलित थे। खेरला, गढ़मंडल, देवगढ़ और चंडागढ़। गोंड राजा बखत फरम शाह ने नागपुर शहर की स्थापना कर अपनी राजधानी देवगढ़ से नागपुर स्थानांतरित किया था। गोंडवाना की प्रसिद्ध रानी दुर्गावती गोंड राजवंश की रानी थी। गोंडों का नाम पीढ़िया गोंडों के नाम को भीलों के साथ भी लिया जाता है। ये जीव विज्ञान और उनका जीव विज्ञान सानिध्य का कारण है। गोंड जनजाति का इतिहास प्राचीन है। इस पृथ्वी ग्रह पर मनुष्य का लिखित इतिहास के साक्ष्यों की कमी की खोज का विषय है। यहाँ गोंड जनजाति के प्राचीन निवास क्षेत्र में आदि के साक्ष्य उपलब्ध है। गोंड समुदाय विविध वर्ग के माने जाते हैं, जिनमें व्यवस्था नहीं थी। गहरे रंग के ये लोग इस देश में कोई 5 से 6 हज़ार वर्ष पूर्व से निवास करते थे। एक प्रमाण के आधार पर कहा जा सकता है कि गोंड जनजाति का संबंध सिंधु घाटी की सभ्यता से भी है। गोंडवानों का रानी दुर्गावती की शौर्य गाथों को आज भी गोंडी, हल्बी और उत्तरी भरतरी लोकगीतों में बड़े पैमाने पर गौरव प्राप्त है। आज भी गोंडवाना राज्य के कई पारंपरिक उत्सवों में किस्से कहानी को बड़े चाव से देखकर उनके वैभवशाली इतिहास की परंपरा को याद किया जाता है। प्राचीन भूगोल शास्त्र के अनुसार प्राचीन विश्व के 2 भूभागों को गोंडवाना भूमि और अंगारा भूमि के नाम से भी जाना जाता है। जब हम दोस्तों किसी भी ये ज्योग्राफी की बात करते हैं किसी क्षेत्र की, तो वहाँ पर नाम आते हैं गोंडवाना और अंगारा। ये गोंडवाना जो है, गोंडवाना लैंड से ही गोंड जाति का संबंध रहा है। गोंडवाना भूमि आदिकाल से निवासरत गोंड जनजाति के कारण जानी जाती थी। कोलेस्ट्रॉल में गोंड डायनासोर ने विश्व के विभिन्न संप्रदायों में अपना अपना राज्य विकसित किया, जिनमें से नर्मदा नदी स्थित गढ़मंडला एक प्रमुख गोंडवाना राज्य है। राजा
राजा मंबत शाह ने इस साम्राज्य के शक्तिशाली राजाओं में से एक अपने साम्राज्य के बल पर राज्य का विस्तार और नए नए किलों का निर्माण किया था। 1541 में राजा मंबत की मृत्यु कुंवर दलपत शाह ने राज्य की विशाल सेना को अलग करने के साथ साथ राज्य का सुव्यवस्थित रूप से विस्तार और विकास किया। इस्लाम नगर भोपाल स्थित गोंड महल है। 17वीं शताब्दी में गोंड राजा प्रताप सिंह जुदेव गुबारा नरेश का उल्लेख मिलता है और यह बहुत ही बुद्धिमान और प्रतापी राजा थे। राजा प्रताप सिंह जुदेव ने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। अखिल भारतीय गोंड क्षेत्रीय सभा का सम्मेलन सिहोरा का बकल में था, जिसे 30,000 गोंड भाई के दर्शन हुए और यह बहुत बड़ा सम्मेलन माना जाता है। और उस समय राजा प्रताप सिंह जुदेव मध्य प्रदेश में थे। भारत की अति प्राचीन जाति गोंड है। प्राचीन समय से ही इसकी बस्तियां छोटे छोटे राज्यों में बंटी हुई थी। सारे गोंडवाना प्रदेश में गोंड जाति के सरदारों का बहुत महत्व था। ऐसा कहा जाता है कि इनके राजा संग्राम सिंह अंत्य शासी राजा थे और उनके 42 गढ़ थे। 18वीं शताब्दी में 3 गोंड राज्यों को नागपुर के भोंसला राजा ने अपने राज्य में मिला लिया था। गोंड लोग 12 उपशाखाओं में विभाजित थे। राजगोंड, रघुवली, ददेव, कलिया, पादल, ढोली, ओजियाना, थोटियाल, कोयला, मुतुपले, कोयकुयाल और कोलम और मुदयाल, ये सब गोंड जाति की उपशाखाएं थी। इन लोगों के वंश या तो किसी पेड़ पौधे के नाम पर होते थे या किसी जानवर के नाम पर, जैसे कछुआ वंश, नाग वंश, बकुल वंश, तेंदु वंश प्रकृति के नजदीक रहते थे ये लोग, और इसी कारण से निर्लोभी होते हैं और निर्मल चरित्र के होते हैं। गोंड लोग स्वभाव से कार्यप्रिय होते हैं। दिन भर में किसी न किसी प्रकार के कार्य में लगे रहते हैं। पुरुष और स्त्री दोनों में शारीरिक शक्ति होती है। वे लगातार कुछ न कुछ करते रहते हैं, जैसे जंगली भूमि साफ करना, खेती करना, टोकरी बनाना, शहद और लाख खोजना, फिर जमा करना, शिकार करना, बीज फल इकट्ठे करना, गोंद इकट्ठा करना, चटाई झोंपड़ी, ये इनके पारंपरिक कार्य हैं जो प्राचीन काल से लेकर आज तक ये गोंड जाति करती आ रही है। क्योंकि जंगलों में बसेगी तो जंगलों में जो काम होंगे वो ये अपनाते रहते हैं। अपनी झोपड़ी को भिन्न भिन्न रंग की पट्टी से लिपते हैं। बड़े आकर्षक दिखती है ये झोपड़ियाँ। गोंड जाति के बच्चों तकों को चिड़िया और पेड़ों का बहुत ज्ञान होता है। चिड़ियों की बोली को वे समझते हैं। उनके वेद को वनस्पतियों का ज्ञान होने के कारण वे वनस्पतियों की औषधियाँ देते हैं। गोंड जाति के लोग प्रकृति के बारे में बहुत जानकारी रखते हैं। प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहने के कारण बादलों को देखकर बता देते हैं कि पानी कब बरसेगा। तारे देखकर रात्रि के प्रहर का ज्ञान लगा देते हैं। इनके महीनों के नाम इस प्रकार होते हैं: पुष, माघ, फागुन, चैत, मुर, लेनई, हाथ, हाद, अरनज, याम, ओरका, पंदी। दोस्तों, जैसे हमें जनवरी फरवरी पढ़ते हैं और भारतीय महीने जो होते हैं चैत्र वैशाख, और वैसे ही इनके गोंड जाति के अपने महीने होते हैं। होते 12 ही हैं, लेकिन इनके नाम जो है इस प्रकार हैं: पुष, माघ, फागुन, चैत, मुर, नई, हाथ, अरनज, याम, ओरका, पंदी। गोंड लोग वन देवी की उपासना करते हैं। जंगल में इनका ज़्यादा समय अतीत होने के कारण वे वन देवी पर प्रगाढ़ आस्था रखते हैं और इसी कारण वे बिना डर के जीते हैं। भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न देवों की पूजा होती है और इल्दा देव, नराय देव, सूरज देव, बड़ा देव, डूंगर देव, भीम देव, ठाकुर देव, टूबेर। गोंड जाति में विधवा विवाह की प्रथा है, जिससे पता चलता है कि कितने उन्नत मन के हैं। बहुत बारे पति के मर जाने पर पत्नियां अपने पति के छोटे भाई से संबंध कर लेती है। गोंड लोगों में बहुत पत्नी की भी प्रथा है, बहुपत्नी की भी प्रथा रही है। गोतुल ग्रह गोंड लोगों के जीवन के लिए बहुत आवश्यक अंग है। गोतुल ग्रह एक प्रकार के विशेष प्रकार के होते हैं। इस मकान में बस्ती के सारे अविवाहित युवक और युवतियां रहते हैं और यहाँ एक बड़ा हॉल होता है जहाँ सभी रहते हैं और सामने एक बड़ा आंगन भी होता है जिसमें नाच गान, खेल आदि की व्यवस्था की जाती है। बांस के बड़े बड़े खंभों पर घास की छत छाई जाती है और बांस के बड़े बड़े खंभों को धारण कहते हैं। अंदर जाने का एक दरवाज़ा होता है, खिड़की नहीं होती। और इन्हें गोतुल ग्रह में रहने वाले युवकों को चेटी कहते हैं और युवतियों को कहते हैं मोतियारी। जो गोतुल ग्रह में रहते हैं युवक जो अविवाहित होते हैं उनको चेटी कहते हैं और युवतियों को मोतियारी कहा जाता है। गोतुल का एक नेता होता है। इस नेता को युवक युवतियाँ सभी मिलकर चुनते हैं। ऐसे नेता को कहते हैं चलाऊ या सिलेदार। सिलेदार जैसे ही शादी कर लेता है उसे गोतुल छोड़ना पड़ता है और गोतुल छोड़कर वो चला जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि गोंड समाज के अंदर एक गोतुल ग्रह भी होता है जहाँ पर वही व्यक्ति निवास कर सकता है जिसकी विवाह नहीं हो, मतलब जो बाल्य उम्र के बच्चे होते हैं, बच्चियाँ होती है, वो यहाँ निवास करती है और नाच गान करते रहते हैं, खेलते हैं। और जिसका भी उनमें से विवाह हो जाता है वो वहाँ से उसको छोड़ना पड़ता है और उनका एक लीडर भी होता है। दोस्तों, आज हमने जो गोंड समाज है, गोंड जाति है, उसके बारे में देखा है। ये जो जाति है इसको ये कहना नामुमकिन है, ये कहीं कहना भी मुश्किल है कि ये शूद्र थे या वैसे थे। किस जाति में इसको क्षेत्रीय जाति का दर्जा था। तो ये जो जाति है इसको क्षेत्रीय जाति का दर्जा मिला हुआ है। ये क्षेत्रीय हैं। गोंड समुदाय अलग अलग है, स्टेट में अलग अलग पोजीशन रखते हैं और ज़्यादातर ये मध्य प्रदेश के अंदर इनकी जातियाँ जो हैं वो मिलती है। गोंड समुदाय का इतिहास प्राचीन है, काफ़ी समय से चलता आ रहा है और देश के लिए इन्होंने बहुत बड़ा रोल कायम किया और आज भी ये जाति सभी जातियों में एक प्रमुख जाति के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, गोंड जाति का इतिहास, उनकी उत्पत्ति, उनके वंशज और इतिहास के सुनहरे पन्नों में उनके बारे में क्या लिखा है, इस मुद्दे पर आपके साथ डिस्कस किया गया है। हम लगातार भारत की जातियाँ और उनकी उत्पत्ति, उनके वंशज और इतिहास के बारे में, उनके बारे में क्या लिखा हुआ है, इन सभी मुद्दों पर आपके साथ प्रतिदिन बातचीत करते हैं। दोस्तों, यहाँ इस यूट्यूब परिवार के साथ मिलकर हमारी जो टीम काम कर रही है, हम किसी जाति को ऊपर या नीचे या फिर अछूत, अछूत या शूद्र या वैश्य दिखाने
की कोशिश नहीं कर रहे। हम यहाँ इतना ही मकसद है हमारा कि सभी जातियों तक उनकी पहुँच हो, सभी जातियों के लोगों को अपने वंशज, अपने इतिहास के बारे में पता चल पाए। इसी के साथ हमारी टीम लगातार आपके सामने वर्क कर रही है। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपके लिए कुछ लिखा हुआ है, एक बार जरूर चेक करें। फिर मिलते हैं दोस्तों न्यू वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस को नोट करके रखें ताकि सबसे पहले आपको सूचनाएं जो भारत की जातियां हैं, उत्पत्ति, वंशज के बारे में लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।